अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। इसमें कोई शक नहीं कि 1947 और 1948 में बाज़ कबाइलियों की तरफ से हिंदुओं और सिखों के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ की गई। बाज़ जगहों पर कत्ल व गारतगरी भी हुई और बहुत से हिंदू और सिख उनमें मारे भी गए। लेकिन इस बात का क्रेडिट भी हम कबाइलियों को ही देंगे कि आज कश्मीर का जो हिस्सा हमारे पास है, जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, उसकी आज़ादी में अगर कबायली जो जत्थे थे वो हिस्सा ना लेते तो वो स्लाइस का एक टुकड़ा जो आज़ाद कश्मीर की सूरत में हमारे पास है, शायद आज भी वो हिंदुस्तान के कब्ज़े में होता। ये कबायली ही थे जिन्होंने जिहाद कश्मीर में हिस्सा लिया और अगर 1948 में जंग बंदी का ऐलान ना किया जाता तो यकीनी तौर पर कश्मीर का जो 1/3 हिस्सा आज हमारे पास है वो 3/4 होता। और इससे भी इनकार कोई नहीं कि श्रीनगर कुछ ही दूर रह गया था। अगर मुजाहिदीन को हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, या बाद लोग ये कहते हैं कि कायद आज़म की तरफ से जंग बंदी का हुक्म दिया गया था, अगर वो जंग बंदी का हुक्म ना दिया जाता तो आज श्रीनगर पर पाकिस्तानी परचम लहरा रहा होता। बहरहाल जो भी हिस्सा आज़ाद हुआ उसका पहला दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद नहीं था। रावलाकोट कश्मीर के दरमियान में एक जगह पड़ती है। अच्छा, यहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि कश्मीर पूरे का पूरा पहाड़ी इलाका है। वादी कश्मीर वैसे भी पहाड़ों में घिरी हुई है। श्रीनगर उसी वादी का दारुल हुकूमत है जो इस वक्त हिंदुस्तान के पास है। अगर आप कश्मीर के अंदर किसी एक जगह से सफ़र करना चाहें दूसरी जगह तो शायद आपको पूरा दिन लग जाए, लेकिन रावलपिंडी वो वाहिद मकाम है जहाँ से कश्मीर के किसी भी हिस्से में 2 से 3 घंटे के दरमियान पहुँचा जा सकता है। मसलन अगर आप मीरपुर से मुज़फ़्फ़राबाद आना चाहें तो मीरपुर एक कोने में है और मुज़फ़्फ़राबाद दूसरे कोने में, तो आपको सारा दिन चाहिए। लेकिन अगर आप रावलपिंडी से मुज़फ़्फ़राबाद आना चाहते हैं तो 3-3.5 घंटे की ड्राइव के बाद आप मुज़फ़्फ़राबाद पहुंच जाएंगे। और यही सूरत हाल मीरपुर के साथ है कि मीरपुर का फासला रावलपिंडी से 2-2.5 घंटे से ज़्यादा नहीं। यही सूरत हाल रावलाकोट के साथ है कि रावलाकोट आपसे 2 से 3 घंटे में रावलपिंडी से पहुँच सकते हैं। बाग, भिम्बर, यानी आज़ाद कश्मीर का कोई भी इलाका रावलपिंडी से 3 से 4 घंटे की दूरी पर नहीं है। सबसे पहला दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद नहीं था, मैं वहीं से बात शुरू करूंगा, बल्कि रावलाकोट जो कश्मीर का, आज़ाद कश्मीर का तकरीबन वस्त का इलाका बनता है। रावलाकोट के करीब जो है वो एक जंजाल पहाड़ी जिसे आज़ाद कश्मीर के पहले दारुल हुकूमत के तौर पर चुना गया। कहा जाता है कि ये जो चुनाव था ये कायद आज़म की अपनी मर्ज़ी से हुआ था। तराड़खल रावलाकोट के करीब एक छोटा सा मकाम है। मुमकिन है बहुत सारे लोग इस नाम को ना जानते हों, लेकिन जो रेडियो पाकिस्तान सुनते हैं उन्हें तराड़खल के नाम से ज़रूर वाक़फ़ियत होगी। तराड़खल के नज़दीक जंजाल पहाड़ी, उस पर पहला दारुल हुकूमत कायम किया गया और हुकूमत दिफातर आज़ाद कश्मीर के इसी तराड़खल की जंजाल पहाड़ी पर वाक़ थे। रेडियो तराड़खल कम से कम 67 साल तक ऑन एयर रहा और वहीं से तराड़खल में ही इसका मतलब जो है वो रिकॉर्डिंग स्टेशन था, ट्रांसमिशन भी इसकी वहीं से होती थी और ये पूरी दुनिया में कश्मीरियों की आवाज़ पहुंचाने का वाहिद ज़रिया था। लेकिन बाद में इसे भी रवात मुंतकिल कर दिया गया और इसी तरह कश्मीर का दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद मुंतकिल हुआ। मैं इस वक्त मुज़फ़्फ़राबाद में हूँ। ये जो आपको नज़ारा नज़र आ रहा है ये दरिया नीलम है और दरिया झेलम और दरिया नीलम का संगम इसी शहर में होता है, मुज़फ़्फ़राबाद में होता है और उस जगह को कहा जाता है दोमेल। कहते हैं इसका पहला नाम, पुराना नाम चकड़ी भवग था और 1686 ईस्वी में बम्बा कबीले के सरदार मुज़फ़्फ़र ख़ान ने सबसे पहले इस इलाके को आबाद करना शुरू किया था और सरदार मुज़फ़्फ़र के नाम पर ही इसका नाम मुज़फ़्फ़राबाद रखा गया। मुज़फ़्फ़राबाद में देखने की कोई इतनी ख़ास जगह नहीं है। शहर बहुत बदल गया है। ये इस वक्त तो आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा और पाकिस्तान का 60वां बड़ा शहर है। सरदार मुज़फ़्फ़र ने इस शहर को आबाद करने में बहुत मेहनत की। उन्होंने हज़ारा और कश्मीर के
जितने भी कबाइल थे उन्हें जमा किया अपने परचम तले और इस शहर में आबाद होने के लिए उन्हें रज़ामंद किया और ये शहर आबाद हुआ। बाद में जब दारुल हुकूमत बन गया तो इस्लामाबाद से 140 और एबटाबाद से 76 किलोमीटर दूर इस शहर की अहमियत भी बढ़ गई। सरकारी दफातर भी यहीं मौजूद हैं। तमाम तर कौम जो आज़ाद कश्मीर असम्बली है, लेजिस्लेटिव असम्बली उसको कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और बाकी अदालतें, इसी तरह ज़िली दफातर, वो तमाम के तमाम मुज़फ़्फ़राबाद शहर में मौजूद हैं। मुज़फ़्फ़राबाद शहर को सबसे ज़्यादा नुकसान 2005 में पहुंचा। 8 अक्टूबर 2005 बहुत शदीद तरीन ज़ल्ज़ला, जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। 7.6 इसकी शिद्दत थी रेक्टर स्केल पर। मैं ख़ुद इस ज़ल्ज़ले की जो है वो कवरेज करने के लिए आया था। जर्मनी का एक टीवी चैनल है डॉयचे वेले, उसकी तरफ से जो कवरेज करने आया था। कम से कम 1-1.5 महीना मैंने पूरा कश्मीर फिरा, उस ज़ल्ज़ले की कवरेज की और उसके होने वाले नुकसानात के बारे में पूरी दुनिया को आगाह करने का ज़रिया बना। इस शहर की 50% से ज़्यादा इमारतें उस ज़ल्ज़ले में गिर गई थीं और मजमूई तौर पर आम तौर पर यह कहा जाता है 80,000 अफराद उस ज़ल्ज़ले में जामा हुए। रमज़ान का महीना था जब यह ज़ल्ज़ला आया, लेकिन ये तादाद 80,000 से कहीं ज़्यादा है। आम तौर पर यह कहा जाता है कि 87,000 से 1 लाख के दरमियान अफराद इस ज़ल्ज़ले का निशाना बने, बेघर हुए, अपनी जान से उन्होंने हाथ धोए और साल हर साल तक वो जो है वो अपना इमदादी कैंपों में रहे। दुनिया ने भरपूर उनकी मदद की, ख़ास तौर पर इस्लामी ममालिक। यहाँ मुज़फ़्फ़राबाद में बहुत सी इमारतें ऐसी हैं जो सऊदी अरब के ताउन से, कतर के ताउन से, मुत्तहिदा अरब इमारात, इसी तरह हमारे जो बरादर इस्लामी ममालिक हैं, ईरान, बहरीन, सब ने मदद की। आलमी इदारों ने कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन मुज़फ़्फ़राबाद के शहरियों को एक शिकवा ये हमेशा से रहा कि जो इमदाद मिली वो इमदाद पूरी तरह यहाँ इस्तेमाल नहीं हुई। अगर वो इमदाद पूरी तरह इस्तेमाल होती तो मुज़फ़्फ़राबाद एक जदीद तरीन शहर होता। मैं इस वक्त एक पहाड़ी पर खड़ा हूँ। यहाँ एक पार्क बनाया गया है। पार्क तो खैर क्या है, कुछ झूले वगैरह लगे हुए हैं। आइए मैं आपको वो झूले भी दिखाता हूँ। लेकिन मैं चाहता था कि किसी पहाड़ी पर जाकर मुज़फ़्फ़राबाद के बारे में व्लॉग करूँ बुलंदी से, ताकि आपको शहर का नज़ारा भी करवा सकूँ। तो इसलिए मैं यहाँ आया था। तो सर्दियाँ हैं, इसलिए को थोड़ी सी एक अजीब सी स्मोक की कैफियत कह लें या फोग की कैफियत कह लें, उसमें ये शहर पूरा इस वक्त आपको नज़र आ रहा होगा, लुथड़ा हुआ कह लें या मतलब अजीब सी धुंध छाई हुई है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दूर तक देखना मुमकिन नहीं है। बहरहाल ये दरिया शहर के बीचों बीच बहता हुआ 2 मील के मुकाम पर पहुंचता है, कोई 3-4 किलोमीटर आगे, और फिर दरिया झेलम और नीलम दोनों मिल जाते हैं और फिर ये एक दरिया यानी दरिया झेलम बनकर मंगला जाता है और मंगला झील बनाता है। और पाकिस्तान का दूसरा बड़ा डैम वो भी इसी मंगला झील पर वाक़ है। इसी दरिया झेलम पर नीलम झेलम प्रोजेक्ट बनाया गया है, जो अगर देखा जाए बिजली की पैदावार के हवाले से तो पाकिस्तान का गालिबन तीसरा बड़ा बिजली घर है, तरबेला और मंगला के बाद। जो कश्मीरी हैं उन्हें बहरहाल ये शिकवा है पाकिस्तान से, हालांकि पाकिस्तान हर तरह की मदद करता है, लेकिन बिजली के हवाले से उनका ये कहना है कि बिजली सारी की सारी आज़ाद कश्मीर में बनती है, यानी उसका बड़ा हिस्सा जो ज़ाहिर है मंगला डैम भी आज़ाद कश्मीर में है और नीलम झेलम प्रोजेक्ट वो भी आज़ाद कश्मीर में है। तो उनका मुतालबा है कि हमें बिजली कम नरखों पर फराहम की जाए। और साथ ये शिकवा भी है कि लोड शेडिंग यहाँ भी उसी तरह होती है जैसे पाकिस्तान के दूसरे इलाक़ों में होती है। उनका शिकवा वजह है, ज़ाहिर है उनके घर में अगर बिजली पैदा होती है तो हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि वो उन्हें बिजली अर्ज़ा नरखों पर यानी रियायती नरखों पर भी फराहम करे और कम से कम लोड शेडिंग के अज़ाब से जो पूरा पाकिस्तान दो चार होता है गर्मियों में भी और सर्दियों में भी, उसमें कमी होनी चाहिए। मुज़फ़्फ़राबाद की बदकिस्मती है कि इसे वो तरक्की नहीं मिल सकी जो मिलनी चाहिए थी। ये आज भी मैं पसमानदा तो नहीं कहूँगा, इसलिए कि ये शहर कम से कम ज़ल्ज़ले
कि शहर से बहुत बेहतर है। ज़लज़ले से पहले का शहर मैंने देखा, एक वक्त ये था कि महीने में 15 दिन मेरे कश्मीर में गुजरा करते थे और उन 15 दिनों में से भी आधा वक्त मुज़फ़्फ़राबाद में होता था। तो उससे ये बहुत बेहतर है, लेकिन फिर भी इस शहर में करने को बहुत कुछ है। अगर हुकूमत आज़ाद कश्मीर और हुकूमत पाकिस्तान मिलकर काम करें तो ये एक मॉडल शहर बन सकता है। बेशतर इमारतें इसकी नहीं हैं। मैंने बताया कि 2005 के ज़लज़ले में इसकी 50% से ज़्यादा इमारतें गिर गई थीं और उसके बाद ये इन्हें नए सिरे से तामीर किया गया। बाज़ इमारतें अभी आर्जी ढांचों की सूरत में खड़ी हैं। बर्फ़बारी तो नहीं होती लेकिन बारिशें होती हैं। इसके जो है वो ये जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं आपको, इन पर बर्फ़ ज़रूर पड़ती है और मौसम सर्दियों में ख़ासा ठंडा हो जाता है, लेकिन गर्मी भी बेइंतहा पड़ती है और गर्मी उसी तरह नाकाबिले बर्दाश्त है जैसे रावलपिंडी, इस्लामाबाद या पाकिस्तान के मैदानी इलाक़ों में गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त होती है। यहाँ की गर्मी भी उसी तरह नाकाबिले बर्दाश्त है। इस बार व्लॉग करने के लिए मुज़फ़्फ़राबाद मेरे साथ जज़फ़ फ़ातिमा भी आई हुई हैं। तो जज़फ़ फ़ातिमा से पूछते हैं, जज़फ़ फ़ातिमा आपको मुज़फ़्फ़राबाद कैसा लगा? अच्छा लगा। कितना अच्छा लगा? मतलब रावलपिंडी, इस्लामाबाद से बाहर निकलकर आपको ये पहाड़ों में सफ़र और जो है ये गोल गोल घूमना अच्छा लगा? आपको तो वैसे भी हाइट फोबिया है। डर लगता है लेकिन अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो ये मुज़फ़्फ़राबाद शहर कैसा लगा है? ऊपर खड़े हो ना, ज़रा खड़े होकर देखें। हाँ, अच्छा लग रहा है। पिंडी इस्लामाबाद से अच्छा है? जी अच्छा है। कितना अच्छा है? ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, यहाँ की कौन सी चीज़ अच्छी लगी? दरिया अच्छा लगा, ये मतलब मौसम अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा? पहाड़। पहाड़ अच्छे लगे। तो पहाड़ों से तो आपको डर लगता है? लेकिन दूर से अच्छे लगते हैं। दूर से अच्छे लगते हैं। पहाड़ दूर से अच्छे लगते हैं जी। करीब जाएं तो डर लगता है। जज़फ़ फ़ातिमा का ये कहना है। मुज़फ़्फ़राबाद आकर खुश हैं और कहती हैं जी कि मुज़फ़्फ़राबाद में मुझे बहुत मज़ा आया है। ये कश्मीर है जिसे देखने की बड़ी ख्वाहिश थी। इन्हें बड़ी ख्वाहिश थी कि जी मैं कश्मीर जाऊँ। तो मैंने कहा कि चलें, मैं जब कश्मीर चल रहा हूँ तो आप भी मेरे साथ चलें ताकि आप देख सकें कि कश्मीर कितना खूबसूरत इलाका है। हमारा आने का सफ़र चूँकि रात में था, लिहाजा आज दिन में इन्हें कश्मीर की पहली झलक नज़र आई है कि कश्मीर वाकई खूबसूरत इलाका है। मेरे पीछे मुज़फ़्फ़राबाद शहर में वाक़ साईं सहेली सरकार का दरबार है। आज़ाद कश्मीर में साईं सहेली सरकार को वही हैसियत हासिल है जो पाकिस्तान में दाता साहब को है और अक्सर व बेशतर ये कहा जाता है कि साईं सहेली सरकार आज़ाद कश्मीर के दाता गंज बख्श हैं। कहते हैं एबटाबाद के रहने वाले थे और नगर नगर घूमते हुए यहाँ आकर बसेरा कर लिया। ये मर्दों को आमतौर पर अड़िया और औरतों को सहेली कहकर पुकारा करते थे। तो इसी मुनासबत से इनका नाम साईं सहेली सरकार पड़ गया। इनसे बहुत सी करामतें मंसूब हैं। अल्लाह के बहुत नेक और पहुँचे हुए वली थे। कहते हैं इनकी दुआ रद्द नहीं हुआ करती थी अल्लाह ताला की बारगाह से। जो मांगते थे मिल जाता था और जब ज़ाहिर होते थे यानी किसी करामत के नतीजे में तो ये वो जगह छोड़ दिया करते थे। एबटाबाद से लेकर मानसहरा और मानसहरा से ये बालाकोट, गढ़ी हबीबुल्ला, बटरासी, ये सारे के सारे इलाके आप घूम फिर कर बिलाखिर मुज़फ़्फ़राबाद आ गए और फिर यहीं डेरा लगा लिया, यहीं के हो गए। मैंने वजह से बताया ना कि जब करामत ज़ाहिर होने लगती थी तो ये इतनी सारी जगह तब्दील करने का एक जो मकसद था वो यही था कि लोगों को पता चल जाता था कि ये कोई वली है। तो जब लोगों को पता चल जाता था तो ये फिर आगे चल देते थे। और एक ख़ास बात और बता दूं कि 2005 का जो ज़लज़ला आया था 8 अक्टूबर 2005 को हर चीज़ हिल कर रह गई थी। मुज़फ़्फ़राबाद शहर मैंने जैसा कि बताया कि 50% इमारतें उसकी गिर गई थी, लेकिन साईं सहेली सरकार का जो दरबार था इसकी बिल्डिंग में एक दरार तक नहीं पड़ी। और जो लोग उस वक्त अंदर मौजूद थे दरबार के वो ये कहते हैं जी कि हमें पता ही नहीं चला कि ज़लज़ला कब आया और कैसे आया। वो तो जब बाहर निकले तो पता चला कि आधे से ज़्यादा मुज़फ़्फ़राबाद शहर मलबे का ढेर बन गया है।
तो आप इसे करामत कह लें, साईं सहेली सरकार की, या जो कुछ भी कह लें, लेकिन ये हकीकत है कि 8 अक्टूबर के ज़लज़ले ने मुज़फ़्फ़राबाद शहर तो बर्बाद कर दिया, लेकिन साईं सहेली सरकार के मकबरे को कुछ नहीं हुआ। दरिया कुनहार पर पत रिंद डैम बनाया गया है, जहाँ वाटर स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ भी मौजूद हैं। आइए आपको डैम का भी एक नज़ारा करवा देते हैं। मुज़फ़्फ़राबाद से चंद किलोमीटर के फासले पर खैबर पख्तूनख्वा की तरफ दरिया कुनहार पर यह डैम तामीर किया गया है। बिजली की ज़रूरियात भी पूरी करता है, बिजली भी इससे बनती है और पानी भी ज़ख़ीरा होता है। मुज़फ़्फ़राबाद से एबटाबाद जाने वाली सड़क पर एक जगह है शीशा मोड़। मैं इस वक्त शीशा मोड़ पर खड़ा हूँ, जहाँ से मुज़फ़्फ़राबाद शहर का पूरा नज़ारा किया जा सकता है। आइए पहले मैं आपको मुज़फ़्फ़राबाद शहर का नज़ारा करवाता हूँ। एक धुंध सी है, फोग मौसम की वजह से, चूँकि बारिश नहीं हुई, लिहाजा एक फोग ने पूरे शहर को ढांप रखा है। ये जो पानी की लकीर आपको बल खाती नज़र आ रही है, मैं खासी बुलंदी पर हूँ। ये दरिया नीलम है जो शहर के अंदर से बल खाता हुआ ये घूम के और फिर वापस दरिया झेलम से जा मिलता है 2 मील के मकाम पर। सामने वाली इमारत एक डैम है, इसको पतरीन डैम आमतौर पर कहा जाता है। ये टनल है जिसके नीचे से जिसके अंदर से पानी गुज़रता है और फिर इससे बिजली बनाई जाती है। ये पूरे शहर मुज़फ़्फ़राबाद का नज़ारा, अपर छत्तर लोअर छत्तर का इलाका, बहुत खूबसूरत पुल बना हुआ है ये सामने, और ये मुकम्मल पहाड़ी का सीन है। ये जो सामने आपको पहाड़ी नज़र आ रही है, सबसे ऊंची चोटी ये पीर चनासी है। यहाँ से मुज़फ़्फ़राबाद शहर अगर मौसम साफ़ हो, इस वक्त मैंने जैसे बताया कि धुंध और फोग की सी कैफियत है, स्मोक की सी कैफियत है, इसकी वजह से जो है बहुत सारी चीज़ें धुंधली नज़र आती हैं, वरना कैमरे की आँख आपको ये सारा कुछ जो है वो दिखा सकती है। लेकिन अब भी शहर का नज़ारा किया जा सकता है। नीलम पूरे शहर में घूमता है, शहर में दाखिल होता है और फिर घूम घाम के ये दरिया झेलम से जा मिलता है। यहाँ मैं अपने नाज़रीन को इन दरियाओं के हवाले से और कश्मीर से इनके रिश्ते के हवाले से एक और बात बता दूँ। कश्मीर का झंडा उसमें हरे रंग का है, मतलब ग्रीन कलर का, और उसमें 4 लाइनें नज़र आ रही हैं। 4 लाइनें उन 4 दरियाओं को ज़ाहिर करती हैं जो कश्मीर से होकर गुज़रते हैं। इन 4 दरियाओं में से तो 2 यही हैं, नीलम और झेलम, जो मैंने आपको दिखाए, और बाकी 2 दरिया, एक कुनहार है और एक पूंछ है। कुनहार इन पहाड़ों के पीछे, ये जो पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं, इनके पीछे आगे जाकर फिर दरिया झेलम से ही जा मिलता है। यानी 3 दरिया यहाँ मिलते हैं और दरिया पूंछ कोटरी के करीब बहता है और वो भी बिल आखिर मंगला झील में जा मिलता है। तो आज़ाद कश्मीर के परचम पर नज़र आने वाली 4 लकीरें वो इन्हीं 4 दरियाओं की अक्कासी करती हैं कि ये 4 दरिया कश्मीर को सैराब करते हुए गुज़रते हैं। दरिया कुनहार, दरिया पूंछ, दरिया नीलम और दरिया झेलम। दरिया नीलम की जो ख़ास बात है, इसका पानी नीला है और झेलम का पानी गदला है। दरिया कुनहार की मछली ट्राउट वो बहुत ज़्यादा मशहूर है, आलमी शोहरत याफ्ता और सबसे महंगी मछली दरिया कुनहार में पाई जाती है। कुनहार का एक नाम दरिया नैन सुख भी है। कहते हैं मलिका नूरजहाँ, जहांगीर की चहेती मलिका, उसकी आंखें एक दफ़ा कश्मीर के सफ़र पर जा रही थी कि उसकी आंखें ख़राब हो गईं, तो दरिया कुनहार का पानी इतना साफ़, शफ़ाफ़ और ठंडा पानी था कि उसे बड़ी राहत मिली। लिहाजा उसने इस दरिया को दरिया नैन सुख का नाम दिया। तो वो दरिया नैन सुख भी इसी कश्मीर में बहता है। कश्मीर के 4 दरिया पाकिस्तान की मुआशी और ख़ास तौर पर तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने में नहायत अहम किरदार अदा करते हैं। यही 4 दरिया झेलम में 3 दरिया मिलते हैं, अपना दरिया कुनहार, नीलम और झेलम, और फिर पूंछ जो है वो बराह रास्त जाकर मंगला झील में गिरता है। और मंगला झील पाकिस्तान का दूसरा और दुनिया का 6ठा बड़ा डैम है जहाँ से बिजली बनाई जाती है। तो यूँ कह लें कि बिजली की पैदावार में आज़ाद कश्मीर एक मरकज़ी किरदार अदा करता है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।